सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा आज का विषय है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्वर्णिका का पाठ विराम चिन्ह। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना है। ठीक है, मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। जब भी हम अपनी बात को बोलते हैं तो उस बात को का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। अगर हम कंटिन्यूसली बोलते जाएंगे, लगातार बोलते जाएंगे तो हम अपनी बात के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है विराम चिन्ह। हमारे पास अनेक प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। लिखित भाषा जो हमारी होती है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसमें हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वही जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4 विराम चिन्ह जाने थे। पूर्ण विराम, जब हमारा एक वाक्य समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन, ये पूर्ण विराम है। अल्प विराम, जहां हम थोड़ा सा रुकते हैं अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसे हम कोमा के रूप में लगाते हैं। ठीक है। और नंबर 3 पर हमने पढ़ा था प्रश्न चिन्ह। जब हम अपनी बात में कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुमने क्या खाया, ठीक है, तो पीछे हम क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह, क्योंकि हमने प्रश्न पूछा। नंबर 4 पर हमने देखा था विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक क्या होता है? जब हम कोई हर्ष वाला वाक्य, प्रसन्नता वाला वाक्य बोलते हैं, आहा आज कितनी अच्छी धूप निकली है, ठीक है, या घृणा वाले शब्द बोलते हैं, तो उसमें हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादिबोधक में क्या होता है? एक स्टैंडिंग लाइन होती है, जैसे पूर्ण विराम है वैसे है, और नीचे इसके क्या होता है? बिंदी होती है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, पूर्ण विराम और विस्मयादिबोधक में। ये सब हम अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ हमने 4 विराम चिन्ह जाने थे, तो अब नंबर 5 पर आता है हमारा, वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है। वह दिन रात, अब हमने यहाँ क्या देखा कि 2 शब्दों में संबंध बताया गया है, दिन रात। तो जब 2 शब्दों में संबंध बताया जाता है तो उसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है। हमारा वाक्य समाप्त हो चुका है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। तो 2 शब्दों में आपसी संबंध बताने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा कौन सा चिन्ह बना? योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह कौन सा होता है ये बताओ। 2 शब्दों में आपसे संबंध बताने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि 2 शब्द एक जैसे भी आ जाते हैं, जैसे अलग अलग 2 बार आ जाता है, तो उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और जैसे हमारे जो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द होते हैं, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ऐसे शब्दों में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि दिन रात भी हमारा विलोम शब्द है। नंबर 6 पर आता है हमारा, बादल के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे जलद, घन और भी होते हैं वैसे। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या देखा? बादल के कई पर्यायवाची होते हैं, थोड़ा सा रुकी में, बिल्कुल थोड़ा सा। वैसे तो अल्प विराम होता है थोड़ा सा जहां हम रुकते हैं, लेकिन यहाँ मैं अल्प विराम से भी कम रुकी हूँ, तो इसके लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। ठीक है, अर्ध विराम कैसे होता है? ये देखो, अल्प विराम हमारा ऐसे होता है, कोमा, ठीक है, लेकिन ये अल्प विराम से भी छोटा है, मतलब अल्प विराम से भी कम समय के लिए हम यहाँ रुके हैं, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे? एक डॉट लगाएंगे। ये हमारा होता है अर्ध विराम। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, अब आगे है जैसे। जैसे के बाद एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, तो जैसे के बाद हम लगाएंगे ये, जैसे हमारा
योजक चिन्ह था, वैसे ही हमारा ये निर्देश चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? निर्देश चिन्ह है। अब निर्देश चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं? जहां पर हम कोई एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, उदाहरण देते हैं अपने द्वारा कही गई बात को जब हम आगे एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझाते हैं, तो जब हम उदाहरण देते हैं तो उससे पहले क्या आता है? हमारा ये चिन्ह आता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देश चिन्ह कहते हैं। अब मैंने यहाँ निर्देश चिन्ह लगाया, लेकिन आगे है जलद घन। ये किसके पर्यायवाची हैं? बादल के हैं। तो इनके बीच में भी थोड़ा सा हम रुके हैं, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन इसमें मैंने आपको चिन्ह बताया है वो है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह। ठीक है, बादल के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे जलद घन। तो इसमें हमने एक अर्धविराम के बारे में जाना, निर्देश चिन्ह के बारे में जाना, ये आप पहले ही जान चुके हैं, और कि ये अल्प विराम होता है और ये पूर्ण विराम होता है। नंबर 7 पर आता है हमारा, अंधे आदमी ने कहा तुम मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। अंधे आदमी ने कहा, जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब जैसे उसने बोला वैसा ही लिखा है हमने। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, उसके द्वारा कौन सी बात कही गई है, तो उसे हम कौन से चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं? उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। अब हमारा उदाहरण चिन्ह कैसे होता है? अब अंधे आदमी ने कहा, अब वो क्या कहने जा रहा है वो आगे लिखा हुआ है, तो उदाहरण चिन्ह हमारा यहाँ से शुरू होगा। देखो यहाँ हमने कॉमा लगाया, अल्पविराम, और ऊपर से हमने ये उदाहरण चिन्ह शुरू किया। ठीक है, तुम मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। पूर्ण विराम और उदाहरण चिन्ह को हम वापस लगा देते हैं। यहाँ मैंने इस आकार में लगाया है, इस शेप में लगाया है, लेकिन यहाँ मैंने उसका ऑपोजिट लगाया है, बिल्कुल उल्टा लगाया है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम किसी के द्वारा कही गई बात को जब ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो उसके लिए हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने किस चिन्ह के बारे में जाना? उदाहरण चिन्ह। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 8, सेठ जी बहुत कृपण कंजूस व्यक्ति हैं। सेठ जी बहुत कृपण। अब इस वाक्य में हमने क्या देखा कि दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, दोनों शब्दों का मीनिंग सेम है। जब हम अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं उन्हें स्पष्ट करने के लिए हम दूसरे शब्दों की भी सहायता लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला सेठ जी बहुत कृपण व्यक्ति हैं। अब कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस होता है। ठीक है, तो अपनी बात को का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैंने एक और शब्द लिया जो कि बिल्कुल सेम मीनिंग वाला है। इसका अर्थ भी कंजूस है, इसका अर्थ भी कृपण है, मतलब दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। तो अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम जब दूसरे शब्दों की सहायता लेते हैं तो उन्हें हम ऐसे दिखाते हैं, इस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं कि ये दोनों सेम वर्ड है। ठीक है, लेकिन अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने दूसरा शब्द लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? यह लास्ट में हमने पूर्ण विराम लगाया और इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? कोष्ठक, जिसे आप इंग्लिश में ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा, सबसे पहले विराम चिन्ह क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 विराम चिन्ह जाने थे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मयादिबोधक। और इसमें हमने नए विराम चिन्ह के बारे में जाना है। 2 शब्दों के बीच में आपसी संबंध बताने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण देने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या होता है? निर्देश चिन्ह होता है। लेकिन इसमें हमने यहाँ पर अर्धविराम के बारे में भी जाना था।
नंबर 7 पर आता है हमारा उदाहरण चिन्ह। जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, जैसा उसने कहा एज इट इज लिखते हैं, तो उस बात को हम उदाहरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। लास्ट में हमने देखा कि अपनी बात का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम किसी शब्द का अर्थ बच्चों को बताने के लिए क्या करते हैं, सेम शब्द लेते हैं, मतलब उसी का ही सेम शब्द हम उसको इजी करके बताने के लिए लेते हैं, तो उसे हम वाक्य के बीच में, क्वेश्चन के बीच में लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा चिन्ह है, क्वेश्चन। आशा है कि आप सभी को विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप अपनी पुस्तक के माध्यम से इस पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।